स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंक मेकर पे। पिछले वीडियो में हमने 2012 के परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 2013 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम आज के वीडियो में 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 1 से 20 तक के प्रश्न के में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो और 0 से छोटा हो, इन 3 कंडीशन में क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि d का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। तो हम चेक करते हैं, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, d का वैल्यू 0 से बड़ा हो उस कंडीशन में क्या होता है, और d का वैल्यू 0 से छोटा हो उस कंडीशन में क्या होता है। तो d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो उस कंडीशन में मूल जो है वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है उस कंडीशन में मूल वास्तविक और असमान, जिसको आप भिन्न बोल सकते हो, वास्तविक और असमान। और d का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है जी, उस समय मूल जो है अवास्तविक हो जाता है, यानी मूल की प्रकृति हो जाती है अवास्तविक। और बाकी इन दोनों कंडीशन में इसमें वास्तविक और समान होता है और इसमें अवास्तविक और असमान होता है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि d का वैल्यू जो है क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा हो रहा है, नहीं ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इस कंडीशन में वास्तविक और असमान होता है, यानी भिन्न भिन्न लिख सकते हो आप। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला नंबर वास्तविक और भिन्न दिया है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का नंबर ए जो होगा ऑप्शन सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो 2 में दिया है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। इन दोनों पद में आपको 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन करेंगे तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बच गया। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा का वैल्यू होता है 1। ये हम लिख सकते हैं 9 × 1, यानी सीधे आ जाएगा वैल्यू हमारा 9। 9 किस में दिया है, तो 9 दिया है ऑप्शन बी में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धगोला है। तो एक काम करते हैं, पहले हम अर्धगोला का फिगर बना देते हैं। ये हमारा अर्धगोला हो गया, ये हमारा अर्धगोला हुआ। तो अर्धगोला में अगर कर्व वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लिखेंगे वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है इसका 2πr²। लेकिन संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है उसमें ये 2πr तो स्क्वायर तो रहता ही है, साथ में ये वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, यानी 2πr² में πr² जुड़ जाएगा तो 3πr² हो जाएगा। यानी यहाँ से अर्धगोले के संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, 3πr² के बराबर, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो 44 मीटर वाले परिधि दिया है 44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि परिधि दिया है, यानी परिधि को हम लिख सकते हैं ऐसे, परिधि बराबर क्या होता है जी 2πr, या परिधि का वैल्यू दिया है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2πr बराबर 44 दिया है। बाकी हम 2 × 22/7 पाई का वैल्यू, r हमें निकालना है तो r को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से r जो होगा 44 × 7 और नीचे आ जाएगा 22 × 2। इससे हम काट देंगे 44 को तो बचेगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो होगा हमारा वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 7 मीटर। सॉरी, सब सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया है तो हम मीटर में रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 7 मीटर त्रिज्या हमारा। तो ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, √2 है। तो √2 है यानी रूट में है तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर होगा तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ देख रहा है कि रूट में 2 है तो 2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कि 2 परिमेय जो संख्या होती है
उसके बीच अनगिनत या अनंत परिमेय संख्या, आपसे दो अपरिमेय संख्या के बीच पूछा जाए कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो उसमें भी दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, या दो वास्तविक संख्या के बीच अनंत वास्तविक संख्या होती है। तो आइए देखते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये हो जाएगा अनंत। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर में देखना है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखिक बहुपद या रेखीय बहुपद या एक घातीय बहुपद पूछे तो हम देखते हैं कि बहुपद का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं ऐसा कि बहुपद का अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ बहुपद का अधिकतम घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और इसके बाद इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ बहुपद का घात 1 है, तो यही हमारा रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद हो गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे बिंदु 2, 3 पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु है हमारा 4 और 1। दूसरी बिंदु जो है वो क्या है 4 है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x2 हुआ, तो x2 में से x1 घटा लेंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे 2, और फिर यहाँ 1 में से 3 माइनस कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर सीधे 4 लिखते हैं, और 1 में से 3 घटाएंगे -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 4 और 4 को जोड़ेंगे √8, और √8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2। ठीक है, और ये इकाई हो जाएगा। 2√2 इकाई लिखिए, मात्रक लिखिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में दिया है 2√2 इकाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। चलिए हम देखते हैं, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष। तो ये y अक्ष है, y अक्ष से दूरी यानी x पे होगी कोई बिंदु, तो उसका x जो होता है वो कहलाता है भुज, और y होता है कोटि कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी इसकी भुज कहलाएगी, और x अक्ष से दूरी कहलाती है उसकी कोटि। तो यहाँ से y अक्ष से दूरी इसकी क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन x अक्ष से पूछता तो x अक्ष से दूरी इधर नहीं तो इधर, तो वो होती है हमारी कोटि। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसको हम भुज कहते हैं जी, और y अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, वो अनुपात जो है उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बात हमें याद रखना है। यानी दो गो त्रिभुज का भुजा दिया है 4:9 में, यानी 4/9 लिख सकते हैं। तो जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इन भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। यानी 4 का स्क्वायर कर सकते हैं 16/81, और इसी को अनुपात में बदलेंगे तो अनुपात जो होगा हमारा क्या हो जाएगा जी, अनुपात बराबर 16:81। यानी 16:81 किस में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है 16:81। तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा हमारा 16:81, और ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 10 सवालों को देखा जिसमें 4 विकल्प थे। अब बिना विकल्प का जो 1 नंबर का सवाल पूछा गया था 2013 के परीक्षा में, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी यानी हम जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का हल यहाँ देखते हैं हम। 11 में हम जानते हैं कि जो समीकरण युग्म का ग्राफ होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक जो है रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, एक ग्राफ होता है रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है, यानी रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक बिंदु पर काटती है, और एक रेखाएं जो है एक दूसरे पर जाती है, यानी एक संपाती होती है। इसको बोलते हैं, इसके बोल सकते हैं हम समानांतर, इसको बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी, इसको बोल सकते हैं संपाती। तो ये 3 प्रकार का ग्राफ खींचा जाता है समीकरण युग्म से। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में संपाती और प्रतिच्छेदी होने पर समीकरण युग्म विरोधी होता है, अविरोधी होता है, प्रतिच्छेदी और संपाती होने पर समीकरण युग्म जो होता है अविरोधी होता है, और समानांतर होने पर समीकरण युग्म विरोधी होता है। तो इसमें दोनों रेखाओं में एक भी बिंदु पर उभयनिष्ठ नहीं है,
इसलिए विरोधी समीकरण युग्म के जो हलों की संख्या होगी वो एक भी नहीं होगी। यानी हम लिख सकते हैं विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और इतना ही बात हमको लिख देना है इस क्वेश्चन में कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो कोई हल नहीं होता है विरोधी समीकरण युग्म का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है tan स्क्वायर 36 डिग्री अब बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री का मान निकालना है। तो हम दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, tan स्क्वायर 36 डिग्री को रहने देंगे, इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर 36 डिग्री और नीचे हो गया cot स्क्वायर 90 माइनस, यानी cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर 36 डिग्री और tan स्क्वायर 36 डिग्री से tan स्क्वायर 36 डिग्री कट जाएगा, वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दिए गए आंकड़े दिया है 105 का हमें माध्य निकालना है। तो चलिए हम माध्य निकालते हैं। तो हमें पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षण कितना दिया है, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ा दिया है 1 + 0 + 5, ये 3 आंकड़ा दिया है तो 3 का डिवाइड करेंगे। तो अब जोड़ लीजिए, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 1 में 5 जोड़ेंगे 6, तो 6/3 है, यानी हो जाएगा हमारा 2। अब 2 हमारा क्या हो गया, आंकड़ों का माध्य हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक निश्चित घटना की क्या परिकता होती है। तो निश्चित घटना की परिकता जब भी आपसे पूछेगा तो निश्चित घटना की परिकता जो होती है 1 होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि निश्चित घटना की परिकता क्या होगी। तो लिख सकते हैं यहाँ निश्चित घटना की परिकता 1 होती है। निश्चित घटना की परिकता 1 होती है, ऐसे लिख देना है बस, 1 होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15 को हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लिख सकते हैं जी, 15 में दिया है 1.34, इसे हमें p/q यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1.34 दिया है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 00 लगेगा। अब चाहे तो इसे कटा भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 और 2 × 7 = 14 और ये 50 हो गया, 50 × 100। तो यहाँ हो जाएगा 67, अब बट्टा में हो गया 50। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 67/50। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछा गया है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या पढ़े हैं कि वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हमने आज तक पढ़ा है वो सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। केवल और केवल करनी के अंदर माइनस में यानी ऋणात्मक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आती है, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, प्रकीर्त संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सारी की सारी आती है। तो आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है। तो सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या नहीं होती है, उसमें कुछ संख्या अपरिमेय भी होती है, कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होती है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का हल में कि नहीं सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल कितना होगा। तो आइए देखते हैं, द्विघात समीकरण है हमारा 3x² माइनस का और प्लस का 4x + 5 = 0। तो हमें मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b/a। और b के क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। चलिए, तो -x का गुणांक है 4
और एक्स स्क्वायर का गुणांक है -3, माइनस से माइनस काट देंगे, बच गया 4/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो मूलों का योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, 4/3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जी। 18 में कहा है कि सेक स्क्वायर a - 1 बराबर का मान क्या होता है। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर a - 1 बराबर होता है tan स्क्वायर a। तो हम लिख देंगे कि सेक स्क्वायर a - tan 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर a, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में पूछा है कि sin 30 का मान क्या होता है। तो sin 30 का मान आपको पता है कितना होता है जी, sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, और 1/2 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि कितनी किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है, तक किसी ने लिखना चाहिए, कहे हो। चलिए क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए स्पर्श रेखा के बारे में हमने ये पढ़ा है कि वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो वृत्त पर हम कितने बिंदु है, इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि वृत्त पर कितनी बिंदुएं स्थित है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि वृत्त पर कितनी बिंदुएं हैं। तो जितनी बिंदुएं होगी उतना स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि एक बिंदु से स्पर्श रेखा होकर जाता है। तो जितना बिंदु होगा वहां वृत्त पर उतना ही स्पर्श रेखाएं होंगी, और ये हमको नहीं पता है कि वृत्त पर कितनी बिंदुएं हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, अनंत लिखते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने ये पढ़ा 2013 में जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक का हल देखा आज। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको। 2013 में आपका जो सिलेबस था उसमें मात्र 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी जो है सब्जेक्टिव रूप में 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगले वीडियो में हम 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही।